ऑडियो 1। पुस्तक गरीब लोग अमीरी का स्वांग न बनाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गरीब लोग अमीरी का स्वांग न बनाएं। भारतीय समाज की परंपरा और गरिमा असंदिग्ध है। अपने देश के पास असीम प्राकृतिक साधन है। इस देश के नागरिकों में शौर्य, पराक्रम, सूझबूझ एवं क्रिया कौशल की भी कमी नहीं रही है। इतिहास के पृष्ठ साक्षी हैं कि विश्व सभ्यता का उदय इसी भूमि से हुआ और मानवीय उत्कर्ष के असीम आधार यहीं से संसार के कोने कोने में निर्यात किए गए। भावनात्मक उत्कृष्टता एवं चारित्रिक आदर्शवादिता का यह देश अनादिकाल से धनी रहा है और यहाँ घर घर में नर रत्न उत्पन्न होने का गौरव संसार भर में प्रख्यात रहा है। भौतिक और आत्मिक उत्कृष्टता के कारण इस देश के नागरिक देव मानवों में गिने जाते रहे हैं। इतना गरिमा संपन्न देश किन कारणों से पिछड़ा और 1000 वर्ष की लंबी पराधीनता के अंतर्गत विदेशियों द्वारा पद दलित हुआ, इसका गंभीर पर्यवेक्षण करने पर एक ही तथ्य सामने आता है कि कुरीतियों और मूढ़ मान्यताओं का घुन इस सुदृढ़ शरीर को खोखला बनाता चला गया और उसके ऊपर खड़ी हुई गौरवमयी अट्टालियां जमीन पर आ गिरी। साधनों के अभाव में कोई देश दुर्बल नहीं बनता। कमजोरी तो दृष्टिकोण की संकीर्णता और दूरदर्शिता में सन्निहित रहती है। मुट्ठी भर विदेशी आक्रमणकारी इस देश में आए और सरलता पूर्वक पैर जमाते चले गए। इसमें उनकी समर्थता नहीं, अपनी आंतरिक दुर्बलता ही प्रधान कारण थी। यूं शक्ति और साधनों की दृष्टि में भारत उन दिनों भी बहुत समर्थ था। आंतरिक दुर्बलताओं में कुरीतियां और मूढ़ मान्यताएं ही प्रधान कारण होती हैं। उथली दृष्टि के कारण बेतुकी और बेढंगी गतिविधियां उपज पड़ती हैं और उनके कारण जो धन, समय, श्रम एवं चिंतन का अपव्यय होता है, फलतः सशक्तता बनाए रहने वाले और प्रगति का पथ प्रशस्त करने वाले साधन घट जाते हैं। सामूहिक दुर्बलता जब भी आती है इसी प्रकार आती है। अपने देश में भी यही हुआ और पिछड़ापन सिर पर लद गया। विश्व विजेताओं को हर दिशा से वह सहन करना पड़ा जिसे सहने की स्वस्थ परिस्थितियों में कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। किसी जमाने में 4 वर्णाश्रम विभाजन की स्वस्थ परंपरा स्थिर रखने की दृष्टि से बने थे, पर पीछे उनमें विकृति घुसी तो जन्म जाति का रूप बना और फिर उसमें ऊंच नीच की मान्यता का विष फैल गया। एक ही जाति, वंश, वर्ण और समाज के लोगों में से कल्पित जाति पाति की मान्यता अपनाकर कुछ लोग अपने को ऊंचे माने और अहंकार से अकड़े फिरें तथा दूसरे मानवीय अधिकारों से वंचित रहकर नीच माने जाने की आत्महीनता से प्रताड़ित रहे। इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त क्या कहा जाए। इसी विवेक ने एक समाज को जाति पाति के नाम पर अनेकों समाजों में बांटा, राष्ट्र को दुर्बल किया, अछूत विधर्मियों की ओर खिसकते चले गए। विद्वेष पनपा और अंततः राष्ट्र का विभाजन होकर रहा। इस विपत्ति का कारण जाति विभेद को भी कहा जा सकता है। अपने समाज में कुरीतियों का अंत नहीं। नारी को पर्दे में कैद कर देना और उसे नर की संपत्ति समझकर पशुवत प्रतिबंधित किया जाना मानवीय न्याय की दृष्टि से कितना गर्हित है, इसे कोई भी विचारशील व्यक्ति भली भांति समझ सकता है। वेश और वंश का लबादा ओढ़कर 60 लाख समर्थ व्यक्ति धर्म की दुहाई देकर भिक्षा व्यवसाय अपनाएं तो उससे समाज पर कितना आर्थिक भार पड़ता है और राष्ट्रीय स्वाभिमान को कितनी क्षति पहुंचती है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। मृतक भोज, भूत पलीत, भाग्यवादिता, ज्योतिष, शकुन, मुहूर्त,
पशु बलि जैसी कुरीतियों में अपने समाज का कितना धन, समय, श्रम एवं चरित्र नष्ट होता है, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जा सके तो प्रतीत होगा कि उपयोगी कार्यों में लगाकर प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकने वाली शक्ति किस प्रकार इन कुरीतियों के जंजाल में फंसकर बेतरह नष्ट होती है। यों विवेक का उदीयमान सूर्य इस अज्ञान अंधकार को क्रमशः हटाता जा रहा है, फिर भी जो कुछ शेष है वह भी कम कष्टकारक और कम चिंताजनक नहीं है। प्रस्तुत कुरीतियों में सबसे अग्रणी है विवाह शादियों के अवसर पर खेला जाने वाला गरीबों द्वारा अमीरी प्रदर्शन का भूणा नाटक। इस अवसर पर औसत भारतीय की मनःस्थिति लगभग वैसी हो जाती है जैसी कि नशे में धुत उन्मादियों की होती है। आज इस आत्मघाती सर्वनाशी स्वांग को विवाहोन्माद का नाम दिया जाए तो कुछ अनुचित न होगा। बेटी वाले और बेटे वाले उन दिनों इस मनः स्थिति में होते हैं कि इस अवसर पर अपने को अमीर सिद्ध करने के लिए जितना कुछ आडंबर रचा जा सकता हो रचना चाहिए। इस चिंतन के पीछे अमीरी को मनुष्य के बड़प्पन का और प्रतिष्ठा का चिन्ह समझे जाने की मान्यता है। वे सोचते हैं कि किसी के अमीर होने का विज्ञापन इस प्रकार हो सकता है कि वह अपने पैसे का अपव्यय हंगामी प्रदर्शनों में करके दिखाए। इसी मान्यता के आधार पर बारात के नाम पर अनावश्यक लोगों की भीड़ भाड़ जमा करना, कीमती दावतों का सरंजाम जुटाना, आतिशबाजी, बैंड बाजे आदि के तमाशे खड़े करना, देन दहेज, जेवर, उपहारों के पहाड़ जैसे आडंबर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खड़े किए जाते हैं और अंततः वे इतने महंगे पड़ते हैं कि वह भार दोनों ही पक्षों का हर दृष्टि से कचूमर निकाल कर रख देता है। इस युग में अमीरी बड़प्पन की निशानी नहीं रही। अब आर्थिक समानता की आवश्यकता समझी जा रही है और धनवानों को चोर, कृपण, शोषक आदि नामों से आए दिन गालियां पड़ती हैं। अमीरी के फलस्वरूप कोई आराम उठाए, मौज मजा करे तो भी एक बात है, पर उस संचित धन को कोई भोड़े प्रदर्शनों में होली की तरह फूंक रहा हो तो समझदारी के क्षेत्र में उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वरन ऐसे व्यक्ति को ओछा, पचकाना, फूहड़ आदि नाम देकर धिक्कारा ही जाएगा। विवाह शादियों के अवसर पर गरीबों का अमीरी का स्वांग रचना और पैसे की होली फूंक कर अपने बड़प्पन का ढिंढोरा पीटना जिन लोगों को अच्छा लगता है उनकी बुद्धि पर तरस ही खाया जा सकता है। संभवतः वे लुटेरे सामंतवादियों द्वारा मध्यकालीन भ्रष्टाचार के उद्धत प्रदर्शनों की नकल बनाते और उन्हीं की दुनिया में रहते प्रतीत होते हैं, जबकि आज की विचार पद्धति और परिस्थिति जमीन आसमान जितनी बदल गई है। आज न अमीरों का जमाना है और न ठाट बाट दिखाने के अपव्यय की कहीं कोई प्रशंसा है। सच तो यह है, यह दोनों ही बातें अप्रतिष्ठा का कारण बन गई हैं। समय को न पहचानने वाले किसी सड़े गले समय को नकल इन दिनों भी बनाए तो उन्हें पिछड़े हुए लोग ही कहा जा सकता है। ऐसे लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन सकते हैं। कोई उन्हीं जैसा मूर्ख वाहवाही भी दे सकता है, पर समझदार वर्ग में उनको उपहासास्पद मानकर भर्त्सना योग्य ही ठहराया जाएगा। विवाह मानवीय प्रकृति की एक सहज आवश्यकता है। भौतिक जीवन की कई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नर नारी साथ साथ रहकर गृहस्थ बसाते और एक दूसरे की सहायता करते हुए क्रियाकलाप में सुविधा उत्पन्न करते हैं। यह प्रचलन प्रकृति प्रेरणा की एक अति सामान्य प्रक्रिया है। हर व्यक्ति को जन्म लेना और मरना पड़ता है। विवाह उतना अनिवार्य तो नहीं है, पर आवश्यकता उसकी भी समझी जाती है और
जब लड़की लड़के गृहस्थ का उत्तरदायित्व वहन कर सकने योग्य वयस्क परिपक्व हो जाते हैं तो उनकी जोड़ी मिला दी जाती है। यह क्रम संसार भर में अपने अपने ढंग से सर्वत्र चलता रहता है। इन अवसरों पर छोटे छोटे सामूहिक आयोजन भी होते हैं। जन्म की खुशी, मरण की व्यथा कुछ रीति रस्मों के साथ पूरी होती रहती है। मित्र संबंधी इकट्ठे होते और गाते रोते उस हर्ष विषाद में सहभागी बनते हैं। विवाह यूं है तो अति सामान्य कृत्य, पर उसके साथ जन्म मरण की तरह ही कुछ नवीनता युक्त हेर फेर होता है। इसलिए उस अवसर पर भी घर में उत्सव मनाए जाते हैं और त्योहारों जैसा रूप उसका भी बन जाता है। उस समय भी कुछ गाने बजाने, हंसने हंसाने और खाने खिलाने का रिवाज है, सो ठीक भी है। हर्ष विषाद की अभिव्यंजनाओं को व्यक्त करने से जी हल्का होता है। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुरूप इन अवसरों पर छोटे घरेलू उत्सवों की आवश्यकता समझी जा सकती है, पर उनका स्वरूप आर्थिक स्थिति पर किसी प्रकार का दबाव डालने वाला नहीं होना चाहिए, अन्यथा उत्सव का प्रयोजन ही नष्ट हो जाएगा। इस तथ्य को सारे संसार में भली प्रकार समझा जाता है और विवाह कृत्य के अवसर पर 2-4 घंटे में संपन्न हो जाने वाले घरेलू उत्सव की व्यवस्था समयानुसार की जाती है। कन्या और वर परिवार के 5-25 व्यक्ति उस अवसर पर इकट्ठे होते और हंसते हंसाते बधाई उपहार देते हुए विदा हो जाते हैं। धार्मिक कर्मकांड भी पुरोहितों द्वारा उसी अवसर पर संपन्न कर दिया जाता है। बात समाप्त हो जाती है। इस आयोजन को विवाह की सामाजिक घोषणा माना जाता है और लड़की लड़के संयुक्त रूप से रहने के लिए चले जाते हैं। जहां किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं समझी जाती, वहां बिना उसके भी काम चल जाता है। अदालत में रजिस्ट्री इसके बिना भी पूरी हो जाती है। यह तो हुई सार्वभौम सार्वजनीन विवाह प्रक्रिया की रूपरेखा। इसमें ना कोई आश्चर्य की बात है और ना कोई अजनबीपन। विवाह में उपयुक्त जोड़े मिलने की समस्या तो चिंता का विषय रहती है और उनके बीच पटरी ठीक तरह बैठ सके, यह भी सतर्कता का विषय रहता है। पर विवाह का उत्सव कहीं किसी के लिए चिंता परेशानी का कारण नहीं होता। वह तो घरेलू जीवन में प्रायः होते रहने वाले मामूली सी मित्र मंडली के इकट्ठे होने और हंसने हंसाने की बात है। उसमें थोड़ा समय, थोड़ा पैसा लगता है, पर वह इतना स्वल्प होता है कि किसी को उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने देश में भी प्राचीन काल में ऐसा ही होता रहा है। धार्मिक कर्मकांडों को यहाँ सदा से अधिक महत्व दिया जाता रहा है। विवाह के अवसर पर होने वाला यज्ञानुष्ठान अन्य देशवासियों की ओर से धर्मावलंबियों की तुलना में यहाँ अधिक है। व्याख्या, शिक्षा एवं दिशा प्रेरणा के द्वारा गृहस्थ जीवन के आदर्श और व्यवहार के इन कर्मकांडों के सहारे अधिक विवेचना की जाती है। अस्तु उससे अधिक लोग लाभ उठा सकें, इसके लिए लोगों को एकत्रित करने पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। इतना होते हुए भी उसे किसी आर्थिक दबाव का या उद्धत प्रदर्शन का भोड़ा रूप कभी नहीं दिया गया। भारतीय धर्म ग्रंथों एवं परंपराओं को देखने से उनमें विवाह का ऐसा उद्धत स्वरूप कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, जैसा कि आज दिखाई पड़ता है। मध्यकालीन अज्ञानांधकार युग की अनेक विकृतियों में एक विकृति विवाहोन्माद भी है। आज तो उसे उद्धत प्रदर्शन से भरा पूरा एक आसमान को सिर पर उठा लेने वाले बवंडर का रूप दे दिया गया है। बवंडर भी ऐसा जिसके कारण कन्या और वर पक्ष के छत छप्पर ही उड़ उखड़ जाएं और बर्बादी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। यह प्रचलन उन दिनों में आरंभ हुआ लगता है जब सामंतवादी अनाचार का बोलबाला था।
सत्ता मद में उन्मत्त लोग कांचन और कामिनी की लूट खसोट में ही अपने दर्प का प्रदर्शन करते थे। वे लोग गढ़े किले बनाकर रखते थे, छोटी मोटी टुकड़ियां सेना के रूप में रखते थे और जिसके पास भी पैसा तथा सुंदर लड़कियां देखते थे उसी के ऊपर चढ़ दौड़ते थे। सशस्त्र सेना गाजे बाजे के साथ चढ़ाई करती थी और जिसे लूटना होता था उसका पैसा और लड़कियां तलवार की नोक पर छीन झपट कर चल देती थीं। इस विजय को सामंत लोग उद्धत प्रदर्शन के समारोह रूप में व्यक्त करते थे। विरोध करने वाले तो मरखप जाते थे, पर जो अपनी जान बचाना चाहते थे वे भयभीत स्थिति में पैसा और लड़कियां उन लुटेरों को सौंप देते थे। उनको दीनता का प्रदर्शन करना पड़ता था और पराजितों की तरह दंड जुर्माने में घर का धन उन लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था। ऐसी घटनाएं होती तो कम थीं, पर बड़े आदमियों की नकल बनाने की लोक मनोवृत्ति सदा से रही है। अपने देश में पर्दा प्रथा का नाम भी नहीं था, पर वह भी विदेशी आक्रमणकारियों से नकल कर ली गई। बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ ऐसे ही चली। सामान्य लोग भी विवाहोत्सवों को उसी सामंती अपहरण का रूप देने लगे होंगे और उसी की नकल इस प्रकार के व्यवहार में आ गई होगी जैसी कि आजकल चलती दिखाई देती है। वही बंदूक तलवार, वही गाजे बाजे, वही बारात सेना, बेटी वाले का वही नाक रगड़ना, वही भेंट उपहार के रूप में दंड राशि चुकाना, विजेताओं का वही सम्मान, पराजित का उसी प्रकार गिड़गिड़ाना, यही जब तो आज का वैवाहिक प्रचलन है। मध्यकाल में सामंतों को लूट का लाभ ही पर्याप्त नहीं लगता था। वह उस विजय का उद्धत प्रदर्शन करके अपने शक्ति सामर्थ्य का भरपूर विज्ञापन करने के रूप में बढ़ा चढ़ा जश्न भी मनाते थे, ताकि अन्य लोगों पर उनकी छाप बैठे और अन्यत्र जहां कहीं भी वे हमला करना चाहें वहां उनके मार्ग में कोई बाधक न बने। विवाहों के अवसर पर होने वाले वर्तमान अपव्यय की परिपाटी किस प्रकार चली, इसका और कोई सूत्र नहीं मिलता। उसके पीछे संसार भर में प्रचलित परंपरा का कोई उदाहरण भी नहीं है। कोई तर्क तथ्य या कारण भी नहीं है जिसके आधार पर इस सामान्य से अवसर पर अपनी सामर्थ्य को चुका देने वाले अपव्यय द्वारा आत्महत्या जैसा मरोत्सव रचाया जाए। फिर भी प्रथा तो प्रथा ही ठहरी और परंपरा तो परंपरा। उसके गुण दोषों पर विचार करने से फुर्सत किसको है। अंधी भेड़ें जिस प्रकार एक के पीछे एक खड्ड में गिरती और अपनी टांगें तोड़ती चली जाती हैं, वही दुर्गति अपनी हो रही है। निर्धन लोग 3 दिन तक अमीरी का ऐसा बेतुका स्वांग रचते हैं कि इसके कारण हुई बर्बादी पूरी तरह पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में बनाकर रख देती है। मध्यकाल की अनीति भरी कलंकमयी विवशता को लोगों ने स्वेच्छापूर्वक गले में बांधने में न जाने अपना क्या गौरव और क्या लाभ समझा है। इसकी ढूंढ खोज करने पर भी कोई कारण ऐसा प्रतीत नहीं होता जिससे इस अपव्यय उन्माद की कोई उपयोगिता समझी जा सके। आज के विवाहों की रीति किस प्रकार चलती है, इस पर आदि से अंत तक समीक्षात्मक दृष्टि डाली जाए तो उसे गरीबों द्वारा अमीरी का बूढ़ा स्वांग कहने के अतिरिक्त और कोई नाम देते बनता ही नहीं। लंबी चौड़ी दावत, सज धज की बारात, गाजे बाजे, आतिशबाजी, जनवासा, अगवानी, कीमती कपड़े और जेवर, ठाट बाट के सामान, इत्र फुलेल, उछल कूद, मोटर बग्घी, बिजली रोशनी, नाच तमाशे, देन दहेज, ऐंठ अक्कड़, बारातियों की अमीरों जैसी आवाभगत, सेवक खवासों द्वारा तरह तरह की सेवा शुश्रूषा जैसे ठाट बाट रचे जाते हुए देखे जा सकते हैं। यह स्वांग बिना पैसे नहीं होता, पग पग पर धन लुटाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा करके वह राशि इतनी बड़ी हो जाती है कि उसे जुटाने में किसी सामान्य परिवार का संतुलन ही बिगड़ जाता है। इतना सब समझते हुए न जाने कौन कोई जादू की ऐसी लकड़ी फिरा गया है
कि लोग उस मरण नृत्य से बचने की अपेक्षा उल्टे शिक्षा पूर्वक उसी गर्त में गिरते और अपना सर्वनाश करते चले जाते हैं। अंधी भेड़ों की परंपरा अपनाकर खड्ड में गिरते जाने की बात समझ में आती है, पर समझदार कहलाने वाला मनुष्य भी ऐसी ही विचित्र हरकतें करता पाया जाए तो उसके लिए क्या कहा जाए। ऑडियो 2 पुस्तक गरीब लोग अमेरिका स्वांग न बनाए, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। कन्या पक्ष को दहेज में नकदी से बड़ी राशि में फर्नीचर, बर्तन, कपड़ा, जेवर, दावत, घर की सजावट, अगवानी, जनवासा, मेवा, मिठाई तथा चित्र विचित्र नेक जोगों के लिए साधन सामान इकट्ठे करने पड़ते हैं। वर पक्ष वालों के असंतोष को दूर करने के लिए उनकी खुशामद मनुहार के जो भी तरीके अथवा साधन बन पड़ते हैं उसे वह जुटाने का प्रयत्न करता है। गरीब भी अपनी गरीब स्थिति प्रकट करने में हेटी समझता है। उसे भी 5 पंचों के सामने अपने को अमीर सिद्ध करना है। ऐसी दशा में वर पक्ष का ही नहीं, अपने पक्ष के लोगों के सामने भी अपना बड़प्पन सिद्ध करना प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। अमीरी और फिजूल खर्ची तो एक ही बात है। जो प्रदर्शन के लिए पैसा न जुटा सके वह अमीर कैसे? धन कमाना तो उड़ाने के लिए, यही तो आज का प्रचलन है। कन्या पक्ष पर दोहरा दबाव पड़ता है। उसे अपने लोगों के सामने भी नाक ऊंची रखनी है और वर पक्ष की मांग भी पूरी करनी है। इस कुचक्र की पूर्ति धन खर्च किए बिना और कोई तरह संभव नहीं। वस्तु थोड़ा थोड़ा करने पर भी वह भार असह्य बन जाता है और उसके पूर्ति के लिए गृहस्थ की सभी आवश्यकताएं समाप्त करने तथा ऋण भार से ढक जाने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। वर पक्ष को दहेज मिलता है, नकदी और सामान से वह अपना घर भरने लगता है। अस्तु समझा जाता है कि वही नफे में रहा और वह लुटेरा है, पर वास्तविकता देखने पर तथ्य कुछ और ही दिख पड़ता है। घाटे में न सही तो लाभ में वह भी नहीं रहता। जो मिला था वह तो उस होली में जल ही जाता है। साथ ही जेब से भी कुछ न कुछ लगाना पड़ता है। आर्थिक लाभ कुछ भी नहीं मिला, उल्टा लुटेरेपन की कलंक कालिमा मुंह पर पुत गई। पैसा भी गया और आदर्श भी खोया। मिला क्या? वज्र मूर्खों की झूठी, निरर्थक और खोखली 2-3 दिन तक मिलने वाली वाहवाही। वह किसी काम तो आती नहीं, उससे तो मात्र मिथ्या अहंकार को तनिक सी तृप्ति मिलती है। लड़की के लिए बहुमूल्य जेवर, कपड़े बनवाना बेटे वालों के लिए ठीक वैसा ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है जैसा कि बेटी वालों के लिए दहेज देना। इसमें भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। सर्वविदित है कि कीमती कपड़ों में लगी राशि के लौटने का कोई प्रश्न नहीं। वे आमतौर से पहनने में नहीं आते। नाटक और सिनेमा अथवा नौटंकी जैसी वह पोशाक पहनकर लड़की जहाँ जाती है वहीं उसे बचकानी समझा जाता है। विवाह के दिन पहनने के अतिरिक्त कदाचित ही उन कपड़ों का कभी उपयोग होता हो। जेवरों के बारे में भी यही बात है। टाका, बट्टा, मीना, नगीना, गढ़ाई, मजूरी, मुनाफा देकर उनमें लगा हुआ पैसा तत्काल आधा रह जाता है। घिसने टूटने पर तो उनकी कीमत और भी घटती जाती है। जो पूंजी रुक गई वह एक प्रकार से मर ही गई। संपत्ति उसी को कह सकते हैं जो नए उत्पादन के लाभ प्रदान कर सके। बैंक में भी डाल दिया जाए तो ब्याज बढ़ेगा, पर जेवर न तो बिकते हैं और न किसी प्रकार का लाभ कमाते हैं। इसलिए उनमें लगी पूंजी एक प्रकार से मृतक ही कही जा सकती है। नए जमाने में जेवर पहनना भी गंवारपन, फूहड़पन आदि का चिन्ह समझा जाने लगा है। इसलिए सभ्य समाज में उन्हें लटका कर भी कोई समझदार लड़की नहीं जाती। वे बक्सों में बंद रहकर सुरक्षा संकट उत्पन्न करते रहते हैं।
पहनकर जाने में उपहास ही पल्ले पड़ता है। बर्तन फर्नीचर जितना आवश्यक होता है पहले से ही घर में इंतजाम रहता है। नया और आ जाने पर न तो उसका कोई उपयोग होता है न बिकता है। उल्टे छोटे से घर को अंगड़ खंगड़ से भर लेने पर स्थान का संकट और खड़ा होता है। मेवा मिठाई जो आई थी वह इधर उधर बट बिखर जाती है। उपहार की चीजों में भी कई मित्र रिश्तेदार हिस्सेदार बन जाते हैं। इस प्रकार वर पक्ष को दहेज में जो सामान मिला था वह ऐसे ही बिखर बट गया या जगह घेर कर पड़ गया। जो पैसा मिला था उससे वधू की जेवर कपड़े की पूर्ति ही मुश्किल से हो पाई। लंबी चौड़ी दावत, बारात ले जाना और बेटी वाले के दरवाजे की शोभा में गाजे बाजे ठाट बाट जुटाना अतिरिक्त खर्च रह जाता है। आमतौर से यह राशि बेटे वाले को अपनी जेब में से खर्च करनी पड़ती है। न करना चाहे तो उसके अपने सगे संबंधी प्रतिष्ठा की बात कहकर उत्तेजित करते और खर्च कराते हैं। बारात में बड़े आदमी ले चलने से उसकी शोभा बनती है, इसलिए उनसे दूर की जान पहचान होते हुए भी बारात में चलने के आग्रह में वह जहां तहां गिड़गिड़ाता फिरता है और मुश्किल से ही कुछ कामकाजी आदमियों को इस बेकार के उद्योग में चलने के लिए रजामंद कर पाता है। जो वस्तुतः बड़े आदमी हैं, वे आवश्यक कामों में व्यस्त रहते हैं। बारात में चलना उन्हें हर दृष्टि से अनावश्यक और मूर्खता पूर्ण लगता है। जो चलते हैं उन्हें अपने काम हर्ज होने का मुआवजा भले ही न देना पड़े तो पर एहसान तो होता ही है। बाराती अपनी सज धज में पैसा खर्च करते हैं, बेटे वाला उन्हें ले चलने का खर्च उठाता है। बेटी वाले पर उनके स्वागत सत्कार का भारी दबाव पड़ता है। इस प्रकार बारात में चलने वाले, ले चलने वाले और स्वागत सत्कार करने वाले तीनों ही समय, श्रम और धन की प्रत्यक्ष बर्बादी करते हैं। बारात के नाम पर चलने वाले हुड़दंगों से कौन से विवाह के उद्देश्य में क्या सहायता मिलती है, इसे समझ पाना अति कठिन है। आतिशबाजी, बैंड बाजे आदि में जो पैसा लुटाता है उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया तो जाता है, पर इस अपव्यय से किसकी क्या प्रतिष्ठा क्यों कर बढ़ी, इस पर बहुत सोचने के बाद भी परिणाम नहीं निकलता। कन्या और वर पक्ष दोनों को ही इस आडंबर में खड़ा करने में कितना पैसा, कितना श्रम, कितना समय, कितना चिंतन झोंकना पड़ता है, इसे भुक्तभोगी ही समझ सकता है। विचारणीय प्रश्न है यह कि विवाहोत्सवों के रूप में बढ़े चढ़े कमाल खड़े करने की, लेन देन की जो परिपाटी चल पड़ी है उसका क्या कोई लाभ या औचित्य भी है? किसी भी दृष्टि से देखा जाए इससे हानि ही हानि दृष्टिगोचर होती है। रिश्तेदार कुटुंबियों को भी लोक लाज से इनमें शामिल होना पड़ता है और समय ही नहीं पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ना करें तो बुरा मानने का भय रहता है। लड़के वाला भी 2 दिन मूछें ऐंठने के बाद जैसा का तैसा रह जाता है। लड़की वाले के तो प्राणों पर ही बन जाती है। लड़की वाला तो देन दहेज के नाम पर कुछ तो पा लेता है, पर बेटी वाले के घर की तो लूट एवं कुर्की ही हो जाती है। सर्व विदित है कि इस महंगाई के जमाने में बड़ी कठिनाई से ही हर व्यक्ति अपने परिवार का निर्वाह कर पाता है। बचत के नाम पर कौन कितना जमा कर पाता है, यह ढूंढा जाए तो 90% व्यक्ति रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना की स्थिति में रहते हैं। 10% ही कुछ जमा कर पाते हैं। उस बचत के सदुपयोग की भारी गुंजाइश रहती है। उसमें बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने, स्वास्थ्य संवर्धन, रहने का मकान, उद्योग व्यवसाय का विस्तार, दान पुण्य, पर्यटन, ज्ञान संवर्धन जैसे अनेकों उपयोगी काम हो सकते हैं। उन्हें रोककर बचत को विवाहों की धूमधाम में उड़ा दिया जाए
तो परिवार की प्रगति में निश्चित रूप से कमी पड़ेगी। धन, श्रम और कौशल जिनके पास हैं वे उसे ऐसे कामों में लगाएं जिससे व्यक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक उन्नति में सहायता मिलती है। साधनों को धूम धमाके जैसे निरर्थक कार्यों में खर्च कर दिया जाए, इसमें क्या बुद्धिमानी है। प्रस्तुत प्रचलन के अनुसार हर व्यक्ति को विवाहों में ढेरों पैसा लगाना पड़ता है। 10-5 हजार खर्च हो जाना तो नितांत सामान्य बात है। बड़े विवाहों में तो वह राशि लाखों तक पहुंचती है। बड़ों की देखा देखी छोटे भी नकल बनाते और सामर्थ्य से अधिक खर्च करते हैं। औसत व्यक्ति गुजारे भर के लिए ही कमा पाता है। विवाह तो हर परिवार में होते ही हैं। सामान्य तथा 4 विवाह भी करने पड़े और हर एक में 10,000 भी लगे तो 40,000 लगता है। यह आए कहां से? आमतौर से इसे बेईमानी से कमाने की तरकीबें सोचनी पड़ती हैं। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से इतनी बचत हो सकना कठिन है। ऐसी दशा में रिश्वत, चोरी, बेईमानी, मिलावट, कम तोल, कम नाप जैसे अनैतिक आधार अपनाने पड़ते हैं और तरह तरह के दंड फंद रचने पड़ते हैं। जो वैसा नहीं कर पाते वे घर के मकान, जायदाद, जेवर आदि समय समय काम आने वाले साधन बेचते हैं। इतने पर भी काम नहीं चलता तो ऋण लेते हैं, उसका ब्याज चढ़ता है। जब सीमित आमदनी में गुजर ही कठिनाई से होती है तो यह ब्याज और ऋण किस प्रकार चुकेगा? वह बढ़ता ही जाता है और धीरे धीरे इतना अधिक हो जाता है कि चुकाना संभव ही नहीं रहता। ऐसे लोगों को कितना दुखी रहना पड़ता है, कितना अपमान सहना पड़ता है और कितने संकट में से गुजरना पड़ता है, इसे उस कन्या के पिता से पूछा जा सकता है जिसने 2-3 लड़कियों की शादी तो निपटा दी, किंतु अभी भी कई की करनी शेष है। अच्छे लड़के बिना खर्च के मिलते नहीं, फलतः कन्याओं की आयु बढ़ती रहती है। इसमें से कितनी ही दूर दृष्टि से सुयोग्य होते हुए भी अनब्याही रह जाती हैं और अनेकों को अयोग्य असमर्थों के पल्ले बंधना पड़ता है। जिनके विवाह हो जाते हैं उन्हें भी यह व्यथा आजीवन कष्ट देती रहती है कि उनके कारण पिता का हरा भरा घर बर्बाद हो गया। पीछे रहने वाले भाई बहनों को और भी अधिक संकट सहना पड़ता है। जिन ससुराल वालों की दहेज मांग और धूमधाम की शौकीनी के कारण पिता का घर बर्बाद हुआ, उनके प्रति नववधू के मन में सदा घृणा का गहरा घाव बना ही रहेगा। यूं रहते तो उन्हीं के बीच है और गुजारा भी वही करती है, पर उसे भी मनुष्य का हृदय मिला होता है। अस्तु सोचती यही रहती है कि इन निष्ठुर लोगों ने यदि उतना दबाव न डाला होता और मितव्ययिता पूर्वक सादगी से विवाह कर लिया होता तो उसके पिता का परिवार असीम संकट में फंस जाने से बच सकता था। वधू के मन में इस प्रकार के भाव उठेंगे ही। उसके मुंह पर ताला लग सकता है, पर विचारों और भावनाओं पर तो कोई बंधन नहीं है। वे ससुराल वालों के प्रति आजीवन अपने अंतःकरण को घृणा से ही भरी रहेगी। लोकाचार के कारण दोनों पक्षों में आना जाना, स्वागत सत्कार भी चलता रहेगा, पर वह घाव तब तक भरेगा नहीं जब तक कि उस बर्बादी के कारण आर्थिक विपन्नता की व्यथा उस परिवार को सहनी पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप इतनी बड़ी खाई खुदती हो। उस धमाल में वर पक्ष ने क्या कमाया, क्या पाया, यह बहुत ही गंभीरता पूर्वक सोचे जाने योग्य बात है। सवर्णों में कन्या पक्ष पिसता है और पिछड़े वर्गों में वही मुसीबत वर पक्ष पर आती है। पिछड़े क्षेत्रों में लड़के वाले को बड़ी धनराशि बेटी वाले को देनी पड़ती है। कई दिन तक शराब दावतों का दौर चलता है और वह पैसा ऐसे ही नष्ट हो जाता है। बेटी आजीवन दुख पाती है और बेटे वाले ऋण लेकर जो पैसा चुकाते हैं उसके ब्याज से आजीवन पिसते हैं। इस प्रकार क्या सवर्ण क्या असवर्ण,
सभी को खर्चीली शादियां दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। इस कुचक्र में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आर्थिक और नैतिक संकट बढ़ता है। प्रगति का पथ अवरुद्ध होता है और पिछड़ेपन का अभिशाप घटने के स्थान पर बढ़ता ही रहता है। समय की पुकार है कि हम कुरीतियों के अभिशाप से होने वाली असीम हानि को समझें और जो अधिक हानिकारक है उन्हें तत्काल उखाड़ फेंकें। साथ ही यह भी निश्चय करें कि मूढ़ताओं, कुरीतियों एवं अवांछनीय प्रचलनों में नष्ट होने वाली शक्ति को साहस पूर्वक बचाया जाए और उस बचत को प्रगतिशील प्रयोजन में संलग्न किया जाए। इसके लिए परंपरावादियों के दुराग्रह से जूझना पड़े और सफेद बाल वालों की बात की अवज्ञा करनी पड़े तो औचित्य की रक्षा के लिए आपत्ति धर्म के रूप में वह भी करनी ही चाहिए। हमें नितांत सादगी के साथ विवाहों से पारिवारिक छोटे उत्सव आयोजनों के रूप में सादगी और मितव्ययिता ने साथ संपन्न करना चाहिए। बारात ले जाने की कोई उपयोगिता नहीं। वर के साथ घर परिवार के 10-5 व्यक्ति जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेहमान अतिथि आते घरों पर ठहरते हैं, ऐसे ही बारात के 10-5 आदमी कन्या के घर पर ठहर सकते हैं और मिलजुल कर पकाते खाते हंसते हंसाते विवाहों का धर्मानुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। मित्र पड़ोसी पाणी ग्रहण संस्कार के अवसर पर एकत्रित हो सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं। उनके स्वागत सत्कार में चाय पानी जैसी छोटी व्यवस्था बन सकती है। लड़की को वर पक्ष और लड़के को कन्या पक्ष की ओर से सामान्य प्रयोग में आ सकने योग्य वस्त्र दिए जा सकते हैं। उपहार में सस्ते उपकरणों का आदान प्रदान भी हो सकता है। सब मिलाकर वह पूरी प्रक्रिया 1500 से अधिक भारी नहीं पड़नी चाहिए। अब आदर्श विवाहों का प्रचलन इसी रूप में होना चाहिए। अनावश्यक धूमधाम की मूर्खता के विरोध में सर्वत्र प्रबल वातावरण बनना चाहिए। इस युग धर्म को जितनी जल्दी और जितनी निष्ठा के साथ अपनाया जा सके उतना ही कल्याण है। प्रचार प्रचलन की दृष्टि से सामूहिक विवाहों का भी बड़ा महत्व है। इकट्ठे एक जगह एक ही समय में कितने ही विवाह योग्य जोड़ों के पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने से उसका स्वरूप बड़े उत्सव आयोजन जैसा बन जाता है। इसमें खर्च भी नहीं पड़ता। देन दहेज के प्रदर्शनात्मक आडंबरों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रचार प्रदर्शन की व्यवस्था रहने से उसे देखने के लिए एकत्रित हुई जनता को वैसा ही अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती है और अनुकूल वातावरण बनता है। जुलूस, जनता द्वारा स्वागत, सराहना, भाषण, अभिनंदन आदि से इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने वालों को यश सम्मान भी मिलता है। इस प्रकार सामूहिक विवाहों के आयोजन भी विवाहोन्माद की कुप्रथा का अंत करने में बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। युग निर्माण योजना ने विगत 10 वर्षों में ऐसे हजारों सामूहिक विवाह आयोजन कराए हैं और उससे सादगी के आदर्श विवाहों के प्रचलन में भारी योगदान मिला है। विचारशील वर्ग को विवाहोन्माद विरोधी अभियान को आगे बढ़ाकर समाज का नेतृत्व करना चाहिए ताकि इस आत्महत्या जैसी सर्वनाशी कुरीतियों से पीछा छुड़ाया जा सके। विवेकवान अभिभावकों को अपने लड़कों की शादियां पूर्ण सादगी के साथ करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और मूढ़तावादियों की असहमति की परवाह न करते हुए उस निश्चय का साहस पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। विवाह योग्य लड़कों लड़कियों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वे सादगी के विवाहोत्सव को ही स्वीकार करेंगे। यदि दहेज का लेन देन चलाने और धूम धमाल खड़ा किए बिना विवाह न होता हो तो वे निश्चय करें कि इस स्थिति में वे कुंवारे ही बने रहेंगे। यदि यह निश्चय दृढ़ हो तो अभिभावकों को देर सबेर में अपने दुराग्रह से पीछे हटना ही पड़ेगा। समाज के मूर्धन्य व्यक्तियों को प्रचार के साधन विवाहोन्माद जैसी कुरीतियों के उन्मूलन में झोंक देने चाहिए कि वे देखने में ही साधारण लगती हैं पर हैं अत्यंत घातक। यदि यह अपव्यय रुक सके
तो उस धन राशि को उपयोगी कार्यों में लगाकर अपना देश हर क्षेत्र में उन्नति कर सकता है और उसकी गणना देखते देखते समुन्नत देशों के समकक्ष बन सकती है। उत्पादन आवश्यक है, पर अपव्यय के रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आमदनी बढ़े पर फिजूल खर्ची बनी रहे तो दरिद्रता से पीछा छुड़ा सकना संभव न हो सकेगा। विवाहोन्माद को आर्थिक और चारित्रिक और सामाजिक स्थिति को अस्त व्यस्त नष्ट भ्रष्ट करने वाली कुरीतियों में अग्रणी गिना जाना चाहिए और उनके उन्मूलन में प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को कटिबद्ध होना चाहिए। पिता पक्ष कन्या को अपने उत्तराधिकार की संपदा का अंश खुशी खुशी प्रदान करे, पर वह स्त्री धन की सुरक्षित राशि के रूप में होना चाहिए। ससुराल वालों को रिश्वत एवं मोल भाव के रूप में एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसा दहेज विवाह के कई साल बाद तब दिया जाए जब लड़की का ससुराल में भली प्रकार तालमेल बैठ जाए। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं कि लड़की पसंद नहीं की गई और उसकी दुर्गति हुई। ऐसी दशा में पिता की दी हुई दहेज राशि तो उसके लिए सहारा हो सकती है। दहेज तो नई बहू के घर में प्रवेश करते हुए ससुराल वालों की ही मुफ्त हस्त में देना चाहिए। उस राशि को सुरक्षित स्त्री धन के रूप में लड़की के नाम ही बैंक में जमा करना चाहिए। लड़की का शील और समर्पण स्वीकार करने के बदले ससुराल वाले उससे यदि कुछ आर्थिक उपहार देते हैं तो यह न्यायोचित भी है और उन लोगों की सज्जनता का परिचायक भी। लड़की वालों से न तो दहेज मांगा ही जाना चाहिए और न ही उन्हें देना ही चाहिए, भले ही लड़की को आजीवन अविवाहित रहना पड़े। अनीति के आगे सिर झुकाने की अपेक्षा टूट जाना श्रेयस्कर है।